भारतीय इतिहास को जब हम देखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों से सीधे दिल्ली सल्तनत पर छलांग लगा देते हैं। लेकिन बीच के वो जो लगभग 500 साल हैं, उनकी कहानी कहाँ गई? आज हम इतिहास के इसी कह सकते हैं गुमशुदा दौर को खोज निकालेंगे। एक ऐसा समय जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं दिखाती, ये एक जबरदस्त उथल-पुथल का दौर दिखाती है। एक तरफ देखिए, एक पुरानी सेंट्रलाइज्ड दुनिया के खंडर हैं जो टूटकर बिखर रही हैं, और दूसरी तरफ जमीन से ही नई ताकतें उभर रही हैं। हाँ, छोटी हैं, बिखरी हुई हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा भरपूर है। तो ये कोई शांत बदलाव का दौर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक शोर शराबे वाला महापरिवर्तन था। और यही तो वो सवाल है जो हमें इतिहास की किताबों के हाशिए पर मतलब साइडलाइंस पर ले जाता है। साम्राज्यों के खत्म होने और सल्तनतों के आने के बीच क्या सच में खालीपन था, एक वैक्यूम, या फिर एक नई दुनिया बन रही थी, आकार ले रही थी? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और इसे सेट करते हैं 750 ईस्वी पर। हमारी मंजिल होगी 1200 ईस्वी। ये जो 450 साल है ना, इन्हें प्रारंभिक मध्यकाल या अर्ली मिडीवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसे किसी शांत ठहरे हुए दौर की तरह सोचने की गलती मत कीजिएगा। ये वो जमाना था जब भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बुनियाद पूरी तरह से बदल रही थी। तो सबसे बड़ा बदलाव था क्या? वो जो पुरानी हलचल भरी सेंट्रलाइज्ड दुनिया थी, जो ट्रेड और सिक्कों पर चलती थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसकी जगह ले रहा था एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रामीण समाज, जहां जमीन ही कह लीजिए नई करेंसी थी। पावर अब किसी एक राजधानी की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे लोकल सेंटर्स में बट गई थी। और देखिए, जब सिस्टम नया हो तो पावर के खेल के नियम भी तो नए होंगे ना। इन नए नियमों को एक शब्द में समेटा जा सकता है: सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। एक ऐसी व्यवस्था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए भारत की राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो आखिर ये सामंतवाद है क्या? इसे समझने के लिए आज के ज़माने के एक फ्रैंचाइज मॉडल की तरह सोचिए। राजा जो है वो समझ लीजिए कंपनी का सीईओ है, लेकिन वो हर इलाके को खुद नहीं चलाता। इसके बजाय वो अपने सबसे वफादार मैनेजरों यानी सामंतों को एक फ्रैंचाइज देता है। ये फ्रैंचाइज है ज़मीन या जागीर। अब ये सामंत अपने इलाके पर राज करते हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी राजा के लिए होती है। सब कुछ इसी पर्सनल लॉयल्टी की शपथ पर टिका हुआ था। और अगर इसे असल में फील करना है तो बस गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सोचिए। दिल्ली या कन्नौज में एक राजा तो सिंहासन पर बैठा है, लेकिन असली ताकत किसके पास है? वो है मध्यकालीन भारत के स्टार्क्स, लैनिस्टर्स और टायरेल्स के पास, यानी वो लोकल लॉर्ड्स, वो सामंत जो अपनी अपनी जमीनों पर हुकूमत करते हैं और राजा के प्रति वफादारी की कस्में खाते हैं। खैर, ज्यादातर समय तो खाते ही थे। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, ये एक सीधा सा सौदा था। स्टेप 1, राजा जमीन देता है। स्टेप 2, सामंत वफादारी की कसम खाते हैं और जरूरत पड़ने पर सैनिक देने का वादा करते हैं। स्टेप 3, वो अपने इलाके में काफी हद तक आजादी से राज करते हैं। लेकिन इसमें एक पेच था। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, राजा जितनी ज्यादा जमीनें बांटता जाता, उतनी उसकी अपनी ताकत कम होती जाती थी। सेंट्रल अथॉरिटी धीरे धीरे लेकिन लगातार कमजोर होती जा रही थी। और जब भी सेंट्रल पावर कमजोर होती है तो क्या होता है? एक पावर वैक्यूम बनता है, यानी शक्ति का एक खालीपन। और इस खालीपन को भरने के लिए उस दौर की 3 सुपर पावर्स के बीच एक लंबा और जबरदस्त संघर्ष शुरू हुआ। एक ऐसा संघर्ष जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस पावर वैक्यूम में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। पूर्व से आए पाल, पश्चिम और उत्तर से आए गुर्जर प्रतिहार और दक्कन से आए राष्ट्रकूट। यहाँ साफ साफ दिखता है कि इन तीनों की महत्वाकांक्षाएं, इनके एम्बिशंस सीधे उत्तर भारत के दिल में आके टकरा रहे थे। और इस महासंग्राम का इनाम क्या था? कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं, एक शहर, कन्नौज। उस दौर में कन्नौज पर कब्जा करना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और ताकत का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता था। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में पाटलिपुत्र का रुतबा हुआ करता था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़ ही रहे थे, इनमें से हर एक ने एक कमाल की विरासत भी छोड़ी।
गोपाल के नेतृत्व में पाल वंश ने मशहूर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। नागभट्ट प्रथम के अंडर गुर्जर प्रतिहार एक दीवार की तरह खड़े हुए और उन्होंने अरब आक्रमणों को रोका। और दंती दुर्ग के राष्ट्रकूटों ने तो अपनी ताकत सिर्फ जंग में नहीं बल्कि आर्ट में भी दिखाई, जब उन्होंने एलोरा में एक ही चट्टान से वो अद्भुत कैलाश मंदिर तराश दिया। तो सदियों तक चले इस संघर्ष का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? हैरानी की बात यह है कि कोई एक विजेता नहीं था। तीनों साम्राज्य एक दूसरे से लड़ लड़कर खुद ही कमजोर हो गए और नतीजा एक बड़ा साम्राज्य नहीं बल्कि बिखराव था, फ्रैगमेंटेशन। भारत का पॉलिटिकल मैप अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब ये जो नक्शा है, ये लगभग 1050 ईस्वी के आसपास का भारत दिखाता है। वो बड़े बड़े नाम पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट अब कहीं नहीं हैं। उनकी जगह किसने ले ली है? चौहान, परमार, सोलंकी, चंदेल, ऐसे कई छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स ने। भारत का पॉलिटिकल मैप एकदम बदल चुका है। तो संक्षेप में कहें तो प्रतिहार साम्राज्य की राख से राजपूत राज्यों का उदय हुआ, पालों की विरासत को सेन वंश ने संभाला और राष्ट्रकूटों की शक्ति पर बाद के चालुक्यों ने कब्जा कर लिया। एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों और राजनीतिक उथल-पुथल की नहीं है। एक तरफ जहां ये बड़े बड़े साम्राज्य लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संस्कृति फल फूल रही थी। सच तो ये है कि आज भारत की जो कई रीजनल आइडेंटिटीज हैं, उनकी जड़ें इसी दौर में पनपी। इसी दौर में बंगाली और मराठी जैसी रीजनल भाषाओं ने अपना साहित्यिक रूप लेना शुरू किया। आर्किटेक्चर में नागर और द्रविड़ जैसी महान शैलियों का विकास हुआ, जिन्हें हम आज भी देखते हैं। भक्ति और तंत्रवाद जैसे नए धार्मिक आंदोलन भी फैले। और मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहे, वो अपने समय की यूनिवर्सिटी, आर्ट गैलरी और इकोनॉमिक सेंटर बन गए थे। और अगर इस युग की उपलब्धि का कोई एक सबूत चाहिए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? राष्ट्रकूटों का बनवाया एलोरा का कैलाश मंदिर। ये ईंट और गारे से नहीं बना है। ये एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया एक चमत्कार है। उस जमाने की इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता सांस लेता हुआ सबूत। तो आखिर में एक सवाल, क्या इस दौर को सिर्फ पॉलिटिकल बिखराव और लड़ाइयों की वजह से एक डार्क एज या अंधकार युग मान लेना चाहिए, या फिर ये एक जरूरी पड़ाव था, एक ऐसा दौर जिसने भारत की उन अनोखी और रिच रीजनल कल्चर्स, भाषाओं और कलाओं को जन्म दिया जिन्हें आज हम अपनी विरासत मानते हैं? ये सोचने वाली बात है।